नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वेदांत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 1 जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। और हम इस चैप्टर को लास्ट 2-3 सेशन से पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको अभी तक काफी सारी चीजें यहाँ पर पता चल गई हैं। ये पाठ लिखा गया है मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा और ये एक कहानी है जो कि वाई.डी. पंत यानी कि यशोधर पंत जो कि एक सेक्शन ऑफिसर हैं, उनकी ये कहानी है। और किस तरह से उनकी 25वीं सालगिरह पर वो सारी चीजें याद करते हुए, यानी कि किस तरह से ये आप पूरा चैप्टर देखेंगे, इसमें एक पुरानी पीढ़ी और एक नई पीढ़ी की जो सोच है या विचारधारा है या रहन सहन में किस तरह का अंतर आ जाता है, किस तरह से एक जनरेशन गैप जिसको हम कहते हैं वो कैसे आ जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और आपने काफी कुछ चीजें यहाँ पर देखी। तो अभी तक आपने देखा कि किस तरह से जो यशोधर बाबू हैं वो किसनदा यानी कि जिनके साथ उन्होंने अपने कहें कि जवानी के जो दिन थे वो बिताए थे, यानी कि एक तरह से स्ट्रगल उन्होंने शुरू किया था अपने जीवन में, क्योंकि मैट्रिक पास करने के बाद वो किसनदा के पास ही चले गए थे और वहीं से उन्होंने नौकरी की तैयारी की, वहीं से उन्होंने उनकी नौकरी भी लगी और किसनदा ने ही उन्हें नौकरी पर लगाया। तो वो बहुत ज्यादा एक तरह से किसनदा को फॉलो करते थे हर चीज में, क्योंकि जैसे आपने देखा यहाँ पर उन्हें बहुत सारी चीजें समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती हैं, यानी कि सही नहीं लगती हैं। और दूसरा, किसनदा के जितने भी मित्र थे उन सभी ने जमीन खरीदी, मकान बनाया, अपने रहने के लिए ठिकाना बनाया, लेकिन किसनदा ने कभी भी जमीन नहीं खरीदी, ना मकान बनाया। और लास्ट में रिटायरमेंट के बाद जब वो अपने गांव, अपने पुश्तैनी घर लौटे, तो उसके बाद भी जब वहां पर उनकी मृत्यु जो हुआ होगा से हुई, तो इस बात पर जो है यशोधर बाबू जो है काफी ज्यादा विचारने लगे हैं, सोचने लगे हैं कि किस तरह से किसनदा का जो बुढ़ापा है वो सुखी नहीं रहा। और ये सोचते सोचते वो अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। और यहाँ पर वो अपनी पत्नी के विषय में भी बताते हैं कि अपने बच्चों के साथ रह रहकर, यानी कि बच्चों की हाँ में हाँ मिलाकर किस तरह से उनकी पत्नी भी अब धीरे धीरे आधुनिक होती जा रही है। भले ही वो विचारों से या एक तरह से देखा जाए कि जन्म से आधुनिक नहीं है, लेकिन काफी चीजों से वो अब आधुनिक होती जा रही है। तो आगे देखेंगे क्या कुछ होता है इस कहानी में। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए इसको आज यहाँ पर अच्छे से समझने का प्रयास करें। चैप्टर का एंड यदि यहाँ पर होता है तो हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करेंगे और काफी सारे कठिन शब्द, क्योंकि जो यशोधर बाबू जी हैं, जो मनोहर श्याम जोशी जी हैं, ये पूरा जो है हमारे उत्तराखंड के ही कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले में उनका जन्म हुआ था। तो ज्यादातर शब्द आप देखेंगे कि पहाड़ी भाषा के शब्द भी यहाँ पर लिखे गए हैं, जो एक कॉमन तरीके से, सामान्य तरीके से पहाड़ी भाषा में शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों का भी बहुत सारा यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो आप देखेंगे कि कुछ कठिन शब्द हैं जो शायद आपको ना समझ में आए, तो उनका भी मैं अर्थ यहाँ पर क्लियर करूंगी आपको, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो यशोधर बाबू जी हैं वो बिल्कुल रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं और एक तरह से यहाँ पर वो सोच रहे हैं किस तरह से जब वो रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि उनका घर जाने का जो एक नियम है, जब 5:30 बजे या 5 बजे दफ्तर से जब छुट्टी हो जाती है, तो उसके बाद वो ना, तो क्योंकि उनके बच्चे जिद कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि एक पुरानी पीढ़ी और एक नई पीढ़ी की विचारधाराओं में जो अंतर है, रहन सहन की जो प्रक्रिया में अंतर है, उन सब के परिवर्तन को यहाँ पर बताया गया है। और किस तरह से क्योंकि अब उनका जो बेटा है, किसनदा जो यशोधर बाबू जी हैं, उनका जो बेटा है, उनका बड़ा बेटा, वो 1500 रुपए महीने तनख्वाह वाली नौकरी उसे मिल गई है। और यशोधर बाबू आज स्वयं
रिटायरमेंट के पास हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं और तब जाकर उन्हें ये 1500 रुपए अब तनख्वाह में मिल रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, यानी कि थोड़ा-सा असहज होते हैं वो इन चीज़ों से। तो यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें सोचते चले जा रहे हैं और इस कारण उनके घर में कई बार जो है तनाव का माहौल भी हो जाता है, क्योंकि विचारों में काफ़ी अंतर आ गया है। उनके बच्चे कहते हैं कि अब आपको स्कूटर से ऑफिस जाना चाहिए, अब आपको एक गाड़ी ले लेनी चाहिए, अब आपको स्कूटर से ऑफिस जाना चाहिए। और क्योंकि किसनदा देखिए स्कूटर को वो अपने हैसियत का नहीं मानते और साइकिल को उनके बच्चे कहते हैं कि साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, साइकिल चलाना आपका काम नहीं है। तो वो ना तो स्कूटर लेते हैं और ना ही साइकिल लेते हैं, तो वो पैदल ही अपने घर जाते हैं और 5 बजे की छुट्टी में वो पूरा जो टाइम है 8 बजे तक का जो समय है वो पूरा रास्ते में बिताते हैं। और देखिए आज भी जब वो घर जा रहे हैं तो क्या कुछ वो विचार कर रहे हैं, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, वो आप देखिए किस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले वो जाते हैं बिरला मंदिर। बिरला मंदिर में वो बैठते हैं, वहाँ पर जो भजन कीर्तन होते हैं, जो वहाँ पर ध्यान लगाया जाता है, उन सब को वो करते हैं। उसके बाद वो जाते हैं पहाड़गंज, जहाँ से वो सब्जियाँ खरीदते हैं। उसके बाद वो रास्ते में जितने लोगों से मिलना-जुलना होता है, कोई काम होता है, घर से रिलेटेड, बाहर से रिलेटेड, तो वो सारे काम वो निपटाते हैं और अंत में पहुँचते-पहुँचते घर उन्हें 8 बज जाते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं अफ़सोस आज प्रवचन सुनने में, क्योंकि आज जब वो बिरला मंदिर गए तो आज उनका मन जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज वो उसी रास्ते से आए जहाँ पर किसनदा का मकान था, जो कि अब तोड़ा जा चुका था और वहाँ पर काफ़ी बड़ी-बड़ी इमारतें बन गई थी और वहाँ का जो नज़रिया एरिया है वो बिल्कुल चेंज हो गया था। तो वो कहते हैं कि वो एक तरह से आज उनका मन बहुत ज़्यादा एक तरह से खिन्न सा था, थोड़ा-सा मतलब पुरानी चीज़ों में, पुरानी यादों में उनका मन डूबा हुआ था। तो आज उनका प्रवचन सुनने में भी मन नहीं लगा और सच बात तो ये है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा धार्मिक एवं कर्मकांडी नहीं है। और देखिए ये चीज़ें होती हैं मन से। अगर आप भले ही आप बैठकर सत्संग में 1 घंटा सत्संग सुन लें, लेकिन उन सब चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर तभी होगा जब आप भीतर से उन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे, भीतर से उन चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे। तो जो किसनदा के द्वारा देखिए ये चीज़ भी वो क्यों करते हैं? क्योंकि किसनदा के द्वारा स्थापित मानक था कि जैसे-जैसे उम्र ढल रही है वैसे-वैसे एक तरह से रोज़ मंदिर जाना चाहिए, संध्या पूजन करनी चाहिए और इसीलिए वो भी गीता गोरखपुर से जो है गीता प्रेस गोरखपुर से किताबें खरीदते थे और उनको पढ़ने का प्रयास करते थे और मोह माया के साथ-साथ भगवत भजन को भी थोड़ा-सा समय दे रहे थे। लेकिन नई पीढ़ी को देखकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की, नई पीढ़ी को देखकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की, कि किस तरह से जो ये नई पीढ़ी है इसको सारा राजपाट पकड़ाकर तुम वन प्रदेश की ओर चले जाओ। जो कहते हैं जैसा करते हैं करें, हम तो वर्ल्ड की नहीं, उसकी लाइफ की बात नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे तो अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, पर ना मांगे तो ना सही। वो कहते हैं कि अब तो टाइम है ऐसा कि नई पीढ़ी को सौंप दो सारा राजपाट और तुम जाओ वन प्रदेश की बाट। और वो कहते हैं जो करते हैं जैसा करते हैं, अब हमको इस वर्ल्ड की चिंता नहीं बल्कि इस लाइफ की चिंता नहीं, उसकी चिंता करनी चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए। वैसे अगर वो कहते हैं अगर ऐसे में बच्चे कभी सलाह मांग भी लें, कुछ पूछ भी लें रिस्पेक्ट से, इज्जत से, तो ये भी अच्छा ही लगता है। तो इस तरह से आज यशोधर बाबूजी जो है ये सारी चीजें सोच रहे हैं, सारी चीजें सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यशोधर बाबू ने फिर अपने आप को झिड़का, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बहुत ज्यादा हो रहा है। कई बार होता है ना कि हम बहुत सोच में डूब जाते हैं और जिस कारण हमारे जो नॉर्मल काम होते हैं उन पे हमारा मन नहीं लगता है। तो यशोधर बाबूजी ने फिर अपने आप को झिड़का। यह भी क्या हुआ, मन को समझाने में फिर भटक गए। एक तो आप मन को समझा रहे हैं
और दूसरा आप भटक रहे हैं और वो अपने मन को ही कह रहे हैं कि गीता की महिमा सुनो। अब सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। तो ये हमने पढ़ा था कि जब वो व्याख्या सुन रहे थे गीता की तो उस टाइम पे जनार्दन जब नाम उन्हें शब्द सुनाई पड़ा तो फटाफट उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी, क्योंकि जब हम एक तरह से सोच में डूबे रहते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। आज वो अपने जनार्दन जोशी जो उनके जीजा हैं उनकी याद उनको आई। परसों ही कार्ड आया था कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे जीजा का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। अब देखिए, क्योंकि वो काफी फैमिलियर हैं, काफी पारिवारिक हैं, मिलनसार हैं, सब लोगों से रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, सब जगह जाना आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पत्नी और बच्चों को ये प्रस्ताव पसंद नहीं आता है और इसी से सारा संयुक्त परिवार जो है बिखर गया, क्योंकि उनके बच्चों और पत्नी की ये धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का जो एक तरफा लगाव है वो लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। कि जब दूसरा सामने वाला आपको नहीं मानता, जब सामने वाला आपकी केयर नहीं करता, जब सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, जब सामने वाला आपके रिश्ते की वैल्यू नहीं रखता, तो आप क्यों जानबूझकर जाते हैं आते हैं, क्यों पैसे इतने बर्बाद करते हैं। तो ये बोलकर उनके घर में अक्सर जो है बातें हुआ करती थी। वो कहते हैं कि खुशी गम के हर मौके पर, यशोधर बाबू जी का मानना था कि खुशी हो चाहे गम हो, हर मौके पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना चाहिए। वे चाहते थे कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साहित हों, लेकिन बच्चे हमेशा क्रुद्ध ही होते थे। और उस दिन तो हद हो गई जब उनके कमाऊ बेटे ने कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यानी कि उनका जो कमाऊ बेटा था उसने साफ इनकार कर दिया ये कहकर कि बुआ को भेजने के लिए पैसे तो मैं आपको नहीं दूंगा। अब यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अब्बा बस इतनी सी साख थी, 100 रुपए उधार ले सकें। यशोधर जी का नारा है हमारा तो सैप। अब देखिए यहाँ पर शब्द एक लिखा गया है सैप। तो जो ये कुमाऊनी भाषा है उसमें जो सैप शब्द का प्रयोग होता है, सैप शब्द जो कहते हैं वो साहब शब्द का एक आम बोलचाल की भाषा का शब्द है। जो हम हिंदी में कहते हैं ना हमारा तो साहब, ठीक है, तो यहाँ पर जो साहब शब्द है उसको आम बोलचाल की भाषा में सैप कहते हैं। तो कहते हैं हमारा तो सैप ही ठहरा, ऐसा ठहरा, देखो ठहरा, देखा ठहरा, हमने यही परंपरा विरासत में मिली है। इसी नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती थी। यानी कि जो कहते थे कि हमने तो साहब सैप ही ऐसा देखा ठहरा। तो यहाँ पर वो कहते कि हमने तो ऐसा ही देखा ठहरा। तो उनकी पत्नी इस बात से बहुत चिढ़ जाती है और उनकी पत्नी का कहना है, सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं कि जहां यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। तो उनको बिल्कुल ये सारी चीजें उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि वो बार बार ऐसा कहते थे कि हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा, सैप ही ऐसा ठहरा। यानी कि हमने देखा ही ये ठहरा शुरू से कि हम पारिवारिकता निभाएं, हम रिश्तों को निभाएं, हम एक तरह से नातेदारी को निभाएं। तो उनकी पत्नी इस बात से बहुत चिढ़ जाती थी, क्योंकि जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी तो माँ की मृत्यु के बाद जब यशोधर बाबू ने अपना गांव छोड़ा तो वो अल्मोड़ा में अपनी विधवा बुआ के पास आ गए। और बुआ का भी कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं था कि जहां पर वो परंपरा के रंग में रंगते, परिवार देखते और क्या बोलते हैं कि घर देखते, संस्कार सीखते, ऐसा कुछ नहीं था। मैट्रिक पास करते ही वो वहां से भी दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। और देखिए जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली में भी वो किसी ऐसे इंसान के पास नहीं गए कि जिनका परिवार हो, जहाँ सभ्यता संस्कृति या रीति रिवाज माने जाते हों। तो वो ऐसे के घर रहे जो कुंवारे थे, वो भी कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारे की गृहस्थी देखने में क्या होता है, वो कहते हैं कुंवारे इंसान की गृहस्थी क्या होती है।
पत्नी आग्रह पूर्वक कहती कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। और किशनदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। उनकी वाइफ उनको बताती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने कभी परिवार नहीं देखा, कभी रीति रिवाज नहीं देखे, कभी परंपराएं नहीं देखी, कभी रिश्तेदारी नहीं निभाई, कभी नातेदारी नहीं निभाई, तो तुम क्यों ये सब चीजें बोलते हो? क्योंकि वैसे भी तुम तो किसंदा के मुंह से जो तुमने बातें सुनी सुनाई, क्योंकि किसंदा का भी खुद का कोई परिवार नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी, तो उनकी जो सुनी सुनाई बातें थी वो तुमने अपनी आंखों देखी यादें बना दी। और किसंदा को जो भी मालूम था वो पुराने गवई लोग जो थे, जो पुरानी सोच थी, पुरानी परंपरा थी, वहीं से उन्होंने सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, जो जान पाते कि कौन सा रिवाज निभ सकता है और कौन सा नहीं। पत्नी के कहना है कि किसनदा तो जन्म के ही बूढ़े हैं, यानी कि जो उनकी पत्नी कहती हैं कि किसनदा तो जन्म के बूढ़े ही थे, यानी कि उन्होंने कभी कोई, देखिए आपने देखा होगा कि जहां पर एक फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, परिवार होता है, सबसे ज्यादा देखिए तभी हमारा जो एक कल्चर है, जो हिंदू कल्चर है, और जो हमारा ये भारतीय रीति रिवाज जो हमारे हैं, संस्कृति जो है, इसमें हम रीति रिवाजों को हमेशा परिवार के साथ मिलजुल कर मनाना पसंद करते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी रीति रिवाज हो, कोई भी अपने एक तरह से सभ्यता संस्कृति हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो परिवार का जो आनंद आता है, रीति रिवाज का, सभ्यता संस्कृति का और पारिवारिक रिश्तों का, वो इसी तरह से आता है कि हम तिथि त्योहारों पर साथ में मिलके रहें और एक दूसरे को अपनी जो वैल्यू है, यानी कि एक दूसरे को उसकी जो वैल्यू है वो बताएं। तो वो कहते हैं कि किसनदा तो उन्हें बूढ़े, मतलब शुरू से ही बूढ़े लगते हैं, क्योंकि तुम्हें क्या सुर लगा जो उनके बुढ़ापे को खुद ओढ़ने लगे हो, कि तुम्हें क्यों ऐसा सुर लगा कि अब उनके बुढ़ापे को तुम अपने ऊपर डालने लगे हो? तुम तो शुरू से ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा, देख जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते 2 हफ्ते में सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे, गजल गजल हुई और सहगल के गाने। तो वो कहती है कि तुम क्यों बुढ़ापे में इस तरह के होते जा रहे हो, क्यों किसंदा का बुढ़ापा ओढ़ते जा रहे हो? वो कहती है कि मैंने तुम्हें देखा जो क्या नहीं है, यानी कि क्योंकि उनके बच्चे भी काफी बड़े हैं, तो शादी को भी लगभग 25 से 30 साल, क्योंकि 25 साल तो हो चुके हैं, सिल्वर वेडिंग उनकी है, तो 25 साल भी शादी को हो गए। वो कहती है कि मैंने तुम्हें देखा जो क्या नहीं है, कि तुम शादी के बाद 2-2 हफ्ते में 2-2 दिन जो है सिनेमा देखने जाते थे, गजल गाया करते थे, सहगल जी के गाने गाया करते थे। तो उनकी पत्नी इस तरह से उनसे लड़ती हैं। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें जो कुछ परिवर्तन हुआ है, उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक है। देखिए वो अपने आप को यहाँ पर सही सिद्ध करते हैं और वो कहते हैं कि उम्र के साथ ठीक है, मैंने ये सारी चीजें की हैं, मुझ में कुछ चेंज भी आया है, लेकिन वो कहते हैं उम्र के साथ बुजुर्गियत आना भी ठीक है। और वो पत्नी से कहते हैं कि जिस तरह से तुमने बुढ़िया काल में यह बगैर बाह वाला ब्लाउज पहना है, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हिल वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। तो देखिए जो पहाड़ी लोगों की रिवाज है, जो हमारे कुमाऊं या गढ़वाल के लोगों की रिवाज है, तो यहाँ पर क्या होता था शुरू में कि जो महिलाएं ब्लाउज पहनती थी, आज भी आप देखेंगे पहाड़ों में जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके ब्लाउज आप देखेंगे तो हमेशा वो फुल बाजू के रहते हैं, पूरी आस्तीन के ब्लाउज पहनती हैं महिलाएं। और साथ ही अपनी रसोई के अलावा, यानी कि जो उनका किचन होता है, अपनी रसोई के अलावा वो कहीं भी बाहर का खाना नहीं खाती, किसी होटल में खाना नहीं खाती, किसी शादी ब्याह में भी वो टेंट का खाना नहीं खाती, वो वहां पर भी जो रसोई लगी रहती है उसी रसोई में बैठकर खाना खाती हैं। तो इस तरह से ये हील पहनना और बाकी वो कहते हैं जैसे 50 काम तुमने जो शुरू कर दिए हैं, तो जैसे वो कहते हैं कि ये जो तुमने बुढ़ापे में इस तरह के काम शुरू कर दिए हैं, ये मुझे समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं।
वो कहते हैं एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा हूं, यानी कि मैं तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोक रहा हूं। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीवन के ढंग पर, कोई भी जीने के ढंग पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि अपनी पत्नी को कि तुम भी तो काफी ज्यादा बदल गई हो, तुमने भी तो काफी सारी चीजें चेंज कर ली हैं कि तुम रसोई से बाहर दाल भात खा लेती हो। देखिए, चावल जो है उसको रसोई से बाहर खाना अशुद्ध माना जाता है, कि जो रसोई में पका हुआ चावल है, शुद्ध करके रसोई को लीप कर जो चावल बनाया जाता है उसे ही शुद्ध माना जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि तुमने अब रसोई से बाहर भी दाल भात खाना शुरू कर दिया है, और आधे आस्तीन के, जो बिना आस्तीन के जो ब्लाउज पहनना तुमने शुरू कर दिया है, और अपनी बेटी की सलाह पर ऐसे तुमने बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए हैं। ये सब मुझे समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, और बट मुझे ऐसा करने से मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, लेकिन तुम लोगों को भी मेरे जीवन जीने के ढंग पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब यशोधर बाबूजी को धार्मिक प्रवचन सुनते ही अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। अभी देखिए, ये सारी बातें हो नहीं रही हैं, ये सारी बातें होती हैं घर में, इसी के कारण कलह होती है, इसी के कारण क्लेश होता है, और इसी कारण यशोधर बाबूजी टाइम पर घर जाना पसंद नहीं करते हैं। और ये सारी चीजें वो अभी सोच रहे हैं बिड़ला मंदिर के उस सत्संग भवन में, जहां पर जो है एक तरह से कथा चल रही है। पर उनको धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी, क्योंकि जब हम धार्मिक प्रवचन सुनते हैं तो हमें पूरी तरह से प्रभु में डूबा रहना चाहिए, भगवान में डूबा रहना चाहिए, लेकिन वो तो अपने पारिवारिक चिंतनों में डूबे हैं, तो इसीलिए उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था। अब सुबह शाम संध्या करने के बाद जब थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते, तब मन किसी न किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन रहता। यशोधर जी चाहते थे कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, तथा साथ ही अपने से भी कहते कि परहैप्स ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड चीजें हैं। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है, रिटायर होकर। देखिए, जब बच्चा जो है जन्म लेता है, उसके अलग अलग तरह के संस्कार होते हैं, ठीक है। गर्भ धारण संस्कार से लेकर, यानी कि जब जब गर्भ में जब धारण होता है, उसके बाद उसका जो जन्म नामकरण संस्कार किया जाता है, उसके बाद उसका अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, उसके बाद उसका जनेऊ संस्कार किया जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, उसके बाद उसका विवाह संस्कार किया जाता है, उसके बाद बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। और एक टाइम जब आता है तब वानप्रस्थ संस्कार, यानी कि वानप्रस्थ के लिए निकल जाते हैं, जो जीवन का एक तरह से हमारा बुढ़ापे का जो समय होता है, यानी कि उस टाइम पे हमें लोभ मोह सब कुछ त्याग कर भगवान की भक्ति में मन लगाना है, ईश्वर की भक्ति में मन लगाना है। तो वो कहते हैं कि ये सारी चीजें रिटायरमेंट के बाद ही हो सकती हैं, और इसके लिए उन्होंने अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा रखा है, रिटायर होकर। फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, समझे, इस पागल कर देने वाले शोरगुल से, यानी कि बहुत दूर इस पागल कर देने वाले शोर से। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किसंदा के शब्दों में और उनके ही लिहाजे में कहा करते थे, और कहकर उनकी तरह ही झेपी से लगभग नकली सी हंसी हंस देते। किसंदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे, यानी कि जब तक किसंदा दिल्ली में थे तब तक यशोधर बाबूजी उनके घर पर हर दूसरे दिन जाया करते थे। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते वक्त अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बनकर रहना ना भाऊ, ऐसा कहना भी नहीं भूलते थे। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ा सा देर से उठने की आदत थी। किसंदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाया और सैर पर ले जाना शुरू किया, और यह मंत्र दिया, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी एंड वाइज। तो ये जो पोयम है आपने बचपन में पढ़ी होगी कि जितना भी हम जल्दी उठते हैं, जितना अर्ली टू बेड यानी कि जल्दी बिस्तर पर चले जाओ, अर्ली टू राइज जल्दी उठो, मेक अ मैन हेल्दी एंड वाइज,
एक इंसान को ये क्या बनाता है, हेल्दी बनाता है और वाइज बनाता है। जब यशोधर बाबू अगले अलग क्वार्टर में रहने लगे तो अपनी गृहस्थी में डूब गए, तो तब भी किसंदा यह देखते थे, देखते रहना जरूरी समझते थे कि भाऊ यानी कि उनका जो बच्चा है भाऊ, वो सुबेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किसंदा से अनुरोध करते कि वो चाय पीकर ही जाएं, और किसंदा कभी कभी ही इस अनुरोध की रक्षा करते थे। यशोधर बाबू ने किसंदा के घर और दफ्तर में उन्हें अलग अलग रूपों में देखा था, लेकिन किसंदा की जो छवि उनके मन में बसी है वो हर सुबह सैर को निकलने वाले किसंदा की ही है। कुर्ते पैजामे के ऊपर एक ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पांव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में एक कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए। जब तक किसंदा दिल्ली में रहते थे, यशोधर बाबू उनके पट्ट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका भी पूरी निष्ठा के साथ निभाते थे। किसंदा के चले जाने के बाद उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश, और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को उन्होंने कई बार नाराज किया। घर में होली गवाना, जनेऊ पुन्यू करना के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, और ऐसे ही कई काम जो यशोधर बाबू ने किसंदा से विरासत में लिए थे। देखिए, जो हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेडिशन होते हैं पहाड़ में, कुमाऊं में, गढ़वाल में, जिस तरह से जैसे यहाँ पर बोला कि होली का जो प्रोग्राम होता है, वो जो कुमाऊं में जो होली होती है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है। उसमें बैट होली होती है, खड़ी होली होती है। तो ये प्रोग्राम घर में वो कराया करते थे। और जनेपुनु जो होती है वो होती है, ये आपका रक्षाबंधन के दिन, राखी को जनेपुनु कहा जाता है। उस दिन जितने भी लोग होते हैं जो जनेऊ धारण करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जनेऊ को बदलते हैं, चेंज करते हैं। तो इसलिए उन्होंने काफी चीजें जो हैं, कुमाऊनी लोग जितने भी थे जो इन सब चीजों को मानते थे। और कुमाऊं की जो रामलीला है वो भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा जितने भी बच्चे या स्कूल यहाँ पर कुमाऊं मंडल से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि हर एक जगह में अब जो शुरुआत है ये चैत्र के नवरात्रों से पहले या चैत्र के नवरात्रों के बाद या चैत्र के नवरात्रों में आप देखेंगे कि रामलीला का आयोजन किया जाता है। और उसकी तालीम तालीम यानी कि उसकी प्रैक्टिस जो है वो 1 महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। और उसके लिए गांव के लोग जो है कोई स्पेशल जो कमरा है वो बुक करते हैं, जहां पर सभी बच्चे बड़े जितने भी उस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, रामलीला में जो हिस्सा ले रहे हैं, वो वहां पर प्रैक्टिस कर सकें। और इस तरह से उनके परिवार में यहाँ पर ये सारी चीजें उनको किशनदा से ही मिली थी। और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाले खर्च और इन आयोजनों में होने वाले शोर और दोनों ही सख्त नापसंद थे, क्योंकि उनके बच्चे जो है इस चीज को अब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्योंकि रामलीला में 1 महीने के लिए तालीम पर लोग घर आते थे, और उसके बाद उतना खर्चा और उसके बाद उतना शोर, और फिर जनेऊ पुन्यू के दिन जब इतने सारे लोग घर में आते थे उसका खर्चा, और बाकी जो होली गवाना था, होली होली क्योंकि कुमाऊं में जो होली होती है वो भी 5 से 6 दिन की होती है। जब होलिका की एकादशी होती है तो तब से वहां पर होली स्टार्ट हो जाती है, वो खड़ी होली, जिसमें जो पुरुष होते हैं वो घर घर जाकर खड़ी होली गाते हैं और महिलाएं जो है वो बैठ होली करती हैं। तो इस तरह से ये भी पूरे 1 हफ्ते का जो कार्यक्रम होता है। तो इसमें उनके पत्नी और बच्चे जो है खासा नापसंद इस बात को करते थे। बदतर यही इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास अब उत्साह नहीं रह गया है। और आज के टाइम में भी अब आप देखेंगे कि अब इन आयोजनों के लिए समाज में भी बहुत सारा उत्साह देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, लोगों के अंदर टाइम नहीं है, लोगों को लगता है कि इन सब चीजों पर पैसा खर्च करना व्यर्थ है। तो ये सारी चीजें अब बिल्कुल नहीं होती हैं।
यशोधर जी चाहते थे उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो पद उन्हें क्यों कर मिले। वो कहते हैं कि इस जो ये समाज उन्होंने बनाया था, किसनदा ने बनाया था, वो चाहते थे कि वहां पर उन्हें एक सम्मानित बुजुर्ग का दर्जा मिले। लेकिन अब जब वो समाज ही नहीं है, अब जब वो लोग ही नहीं रहे, अब वो जो कार्यक्रम ही नहीं होते हैं, तो ये सब कैसे हो। यशोधर जी कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें, जिस तरह मैं किसनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पाथर की लकीर समझें। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन जैसा आया वैसा करता रहा। तो वो कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने कह दिया उसको पत्थर की लकीर मानो, लेकिन कुछ भी काम करने से पहले अगर वो अपने पिता की सलाह ले लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि जिसके मन जैसा आ रहा है वो वैसा करता रहे। वो कहते हैं गारंटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का सब्स्टिट्यूट नहीं ठहरा बेटा। तो यहाँ पर देखिए वो अपने बच्चों को एक लाइन समझाते हैं कि गारंटेड, मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा ज्ञान मुझसे ज्यादा है, क्योंकि तुम अब देखिए समय जब चेंज होता है, आज के टाइम में देखिए जो बच्चे हैं, पहले हम एक टाइम ऐसा था कि क्लास 1-2 में कंप्यूटर सिखाया जाता था, लेकिन आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी सारी चीजें पता होती हैं कंप्यूटर के बारे में, और वो बहुत अच्छे से इस शुरुआत में ही इसको अच्छे से चलाना सीख जाते हैं। तो वो कहते हैं कि गारंटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी, यानी कि तुम्हारा ज्ञान ज्यादा होगा, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ठहरा बेटा। यानी कि जो जीवन के अनुभव मैंने लिए हैं, सबसे मेन चीज होती है जीवन का अनुभव। देखिए ज्ञान क्या होता है कि आपको खोखला ज्ञान अगर आपने रखा है तो कई बार वो गलत भी हो जाता है, लेकिन जो जीवन के अनुभव से इंसान सीखता है वो कभी नहीं भूलता, और उसमें वो बहुत ज्यादा एक तरह से एक्सपर्ट होता है। वो कहते हैं मानो न मानो, झूठे मुंह से सही एक बार तो पूछ लिया करो। ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू, और बच्चे यही उत्तर देते हैं, अब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप नहीं जानते तो उसके बारे में आपसे क्या पूछें। क्योंकि बच्चों, मैंने आपको बताया कि एक समय अंतराल आ गया है, एक जनरेशन गैप आ गया है, विचारों में परिवर्तन हो गया है, चीजें बदल रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप ही कैसी बातें करते हैं, जिस चीज को आप जानते ही नहीं उसके बारे में हम आपसे कैसे पूछें। अब देखिए अभी भी यशोधर बाबूजी घर नहीं पहुंचे हैं, और अ, अब प्रवचन वो सुन रहे हैं। देखिए अभी तक वो प्रवचन ही सुन रहे हैं बिरला मंदिर पर, लेकिन आज उनका प्रवचनों में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तो उसके बाद अब उन्होंने सब्जी मंडी जाने का निश्चय किया है। तो आपने देखा किस तरह से किसनदा ने के कहने पर यहाँ पर यशोधर बाबूजी ने किस तरह अपने जीवन को परिवर्तित किया है, और किस तरह से वो यशोधर बाबू जो है अपने परिवार और किसनदा के बीच जो है फंस कर रह गए हैं। एक काफी बड़ा यहाँ पर एक जनरेशन गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और काफी सारा विचारों में काफी अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी भी यशोधर बाबू जो हैं अपने घर नहीं पहुंचे हैं। तो आज उनकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी है, और किस तरह से वो घर पर पहुंचकर उन्हें क्या सरप्राइज मिलने वाला है, क्या कुछ वहां पर होने वाला है, ये सारी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो जो कुछ भी आज पढ़ा है उसे घर पर रिवाइज करें, और हो सके तो आपने जितना अभी तक पढ़ा है इस पर 5 से 10 प्रश्न बनाकर लाएं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, और साथ ही काफी ज्यादा एक तरह से हमें चीजें सिखाने वाला भी है, बताने वाला भी है। तो इसको जब आप पढ़ें तो इससे प्रश्न बनाने की कोशिश करें। बाकी कोई भी डाउट हो तो उसे क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।